हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने लास्ट लेक्चर्स में जो ऑक्सी एसिड है उनका डिस्कशन किया है। क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, उनके क्या नाम हो सकते हैं, उनकी क्या क्षारकता हो सकती है, संरचना वगैरह हमने उसमें देखी। अब दो इम्पोर्टेंट ऑक्सी एसिड हैं जो 12th NCERT में गिवन है। उन दोनों इम्पोर्टेंट ऑक्सी एसिड का डिस्कशन हम यहाँ कर लेते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट ऑक्सी एसिड है वो है नाइट्रिक एसिड। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की। तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। ओके, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हमें पता है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, जिसमें नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 ऑक्सीकरण अंक है इसका। पहले हमें चर्चा करनी होगी नाइट्रिक एसिड के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी निर्माण की विधि के बारे में, और उसके बाद भी हम चर्चा करेंगे उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी निर्माण की विधि। जब आप नाइट्रिक अम्ल को बनाते हो, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हो, तो पहले आपको ये तय करना होता है कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण आप कहाँ कर रहे हैं। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अगर आप लेबोरेटरी में कर रहे हैं, प्रयोगशाला में कर रहे हैं, तो अलग विधि है। और अगर औद्योगिक स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर आप कर रहे हो, तो जो कॉमर्शियल जो मेथड है उसकी वो अलग है, इंडस्ट्रियल मेथड अलग है। तो दोनों मेथड हम ये देखेंगे। एक मेथड हमारा लेबोरेटरी का मेथड होगा, दूसरा मेथड हमारा कौन सा होगा? जो कॉमर्शियल स्केल पर काम आएगा, औद्योगिक स्तर पर काम आएगा, जो उद्योगों में HNO3 बनता हो। पहले बात मैं कर रहा हूँ प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला में अगर आप HNO3 बनाना चाहते हो, तो HNO3 बनाने के लिए आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को यूज लेना होता है। और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप किसी ऐसे ऑक्सी अम्ल का निर्माण कर रहे हो जिसकी वाष्पशीलता अधिक है, तो अधिक वाष्पशील ऑक्सी अम्ल निम्न वाष्पशील ऑक्सी अम्ल की हेल्प से बन सकते हैं। तो अगर मेरे को HNO3 बनाना है, तो HNO3 से कम जो वाष्पशील अम्ल होता है वो होता है H2SO4। सांद्र H2SO4 की वाष्पशीलता कम है और HNO3 की वाष्पशीलता ज़्यादा है। तो वाष्पशीलता का क्रम हमें पता चल गया। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप पकड़ लीजिए कि निम्न वाष्पशील अम्ल से, सांद्र H2SO4 निम्न वाष्पशील अम्ल, निम्न वाष्पशील अम्ल से उच्च वाष्पशील अम्ल यानी HNO3 का निर्माण हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उस निम्न वाष्पशील अम्ल की क्रिया जो उच्च वाष्पशील अम्ल आप बना रहे हो, इसके लवण यानी नाइट्रेट लवणों से आप करवा दीजिए। सपोज मैंने यहाँ इसकी क्रिया पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट से करवा दी, तो अगर मैं KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिया H2SO4 से करवा रहा हूँ, तो नाइट्रेट लवण है तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा हमारे पास। क्या बन जाएगा? नाइट्रिक एसिड। सांद्र H2SO4 के सॉल्यूशन में आप देखोगे तो H2SO4 का केवल एक बार आयनन होगा, उसका दूसरा आयनन नहीं होगा, बहुत कम एक्सटेंट में होता है। तो सांद्र H2SO4 के सॉल्यूशन में एक तो H+ मिलेगा और एक HSO4- मिलेगा। तो एक H+ से NO3 जुड़ेगा तो HNO3 बन जाएगा, और इसका जो ऋणायन है HSO4- वो इस K के साथ जुड़ करके लवण बना देगा KHSO4। तो पोटेशियम बाइसल्फेट प्लस नाइट्रिक एसिड बनता है। ये इसकी लेबोरेटरी मेथड है। तो बिल्कुल सिंपल लेबोरेटरी मेथड हो गया, जो किस कॉन्सेप्ट पर, ये जो मेथड है हम और भी कई जगह यूज लेंगे। क्या कहता है ये? निम्न वाष्पशील अम्ल लवणों से क्रिया करके संगत उच्च वाष्पशील अम्ल का निर्माण कर देता है। आगे हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि HCl बनाने की विधि। क्या बनाने की? HCl। तो उस टाइम आपको कोई नई जो विधि है वो याद करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपने सीख रखा है तो आप HCl भी बना दोगे। अगर आपको HCl बनाना है, प्रयोगशाला में HCl बनाना है, तो HCl की जो रिएक्शन है HCl बनाने के लिए जो सांद्र H2SO4 आपके पास है, कंसंट्रेट जो H2SO4 है, उस सांद्र H2SO4 की क्रिया क्लोराइड लवण से करवा दीजिए, आप NaCl से करवा दीजिए।
NaCl से करवाओगे, क्लोराइड लवण से करवाओगे तो HCl बन जाएगा। और साथ में क्या बन जाएगा, सांद्र है तो इसका HSO4 माइनस ऋणायन होगा, तो HSO4 ऋणायन है तो वो NaHSO4 बना देगा। तो ये HCl बनाने की प्रयोगशाला विधि है। लेबोरेटरी मेथड मेरे हिसाब से आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो ये तो भी आप यहाँ नहीं लिखे, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर आप यहाँ नोट कर ले। नाइट्रिक एसिड के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट प्रयोगशाला विधि में लिखे नाइट्रेट लवणों की सांद्र H2SO4 से क्रिया द्वारा। तो यह नाइट्रेट लवण है, सांद्र H2SO4 से क्रिया करोगे तो पोटेशियम बाइसल्फेट और नाइट्रिक एसिड यहाँ बन जाएगा। ये तो कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है, ये लेबोरेटरी मेथड है। दूसरा मेथड आप देखिए, दूसरा जो मेथड है वो है हमारे पास ऑस्टवाल्ड मेथड, यानी जो कॉमर्शियल स्केल पर होगा, जो औद्योगिक स्तर पर होगा। औद्योगिक स्तर पर HNO3 हमें बनाना है। तो औद्योगिक स्तर पर HNO3 बनाने के लिए जिस प्रक्रम को काम में लिया जाता है उस प्रक्रम का नाम है ऑस्टवाल्ड प्रक्रम। एक सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऑस्टवाल्ड प्रक्रम निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो उसका आंसर आपको देना होता है HNO3 के निर्माण में। ठीक है, क्या करते हैं ऑस्टवाल्ड प्रक्रम में? ऑस्टवाल्ड विधि से HNO3 बनाने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करनी होती है। कितनी स्टेप फॉलो करनी है? 3 स्टेप फॉलो करनी। स्टेप 1 क्या है वो आप देख लीजिए, बिल्कुल आसान से स्टेप है। पहली स्टेप में क्या करते हैं, अमोनिया हम लेते हैं। क्या लेते हैं हम? अमोनिया। और अमोनिया का करवाया जाता है ऑक्सीकरण। अमोनिया को वायु के साथ मिला करके गर्म किया जाएगा। तो अमोनिया और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर को प्लेटिनम उत्प्रेरक के ऊपर से, प्लेटिनम और रोडियम इनसे बनी हुई जो जाली होगी, उस जाली के ऊपर से इस वायु को प्रवाहित किया जाएगा। उस जाली को प्लेटिनम गोज भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस अमोनिया और वायु का जो मिश्रण लेंगे हम, उस मिश्रण को प्लेटिनम के ऊपर से प्रवाहित करेंगे। यहाँ का टेम्परेचर हाई रखेंगे, 500 केल्विन यहाँ का टेम्परेचर होगा, और थोड़ा सा दाब भी हाई रखना है। तो 9 जो प्रेशर है उसके बाद देखिए 9 बार, ये उसका प्रेशर होगा। तो अब यहाँ क्या होगा, अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो अमोनिया का हो जाएगा ऑक्सीकरण। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसलिए इस स्टेप को हम उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको? उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। पहला स्टेप है अमोनिया का ऑक्सीकरण, जिसमें अमोनिया को और ऑक्सीजन दोनों के मिश्रण को गर्म प्लेटिनम की जालिका के ऊपर से प्रवाहित किया जाएगा। इससे अमोनिया का ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण होगा तो ये नाइट्रोजन का एक स्थायी ऑक्साइड, नाइट्रोजन के बहुत से ऑक्साइड है, उनमें सबसे स्थायी ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड। NO को बोला जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो NO बनाने वाले हैं और साथ में बनेगा H2O। तो NO प्लस H2O का निर्माण होगा। बैलेंस कर लीजिए इसको, 4 NH3 लेंगे, 5 और 2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 4 तो NO बन जाएगा और 6 H2O यहाँ बन जाएगी। तो ये स्टेप 1 है, जिसमें अमोनिया का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण करवाया जाएगा। इससे बन गई ये NO। ये जो NO है ये गैस है, जिसका कोई रंग नहीं, एक रंगहीन गैस यहाँ बन गई है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, ये एक स्थायी ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, सबसे स्थायी। स्टेप 1 आपका यहाँ पूरा हो गया। तो ऑस्टवाल्ड मेथड में हम स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये जो ऑक्साइड बना है नाइट्रोजन का NO, इस ऑक्साइड को और ऑक्सीकृत करवाएंगे। यानी ये जो वायु थी इसके साथ में रहेगी और इसका और ऑक्सीकरण चलेगा, और ये जब ऑक्सीकृत होगा तो ये ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। यानी नाइट्रोजन का उच्चतर ऑक्साइड बन जाएगा 2NO प्लस O2, इससे बन जाएगा 2NO2। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फिर ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने वाला है।
अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, स्टेप 2 में NO2 का फॉर्मेशन होना होता है। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम, स्टेप 3 में ये जो NO2 बनी है, इस NO2 को जल में घोल दिया जाएगा। जब इस NO2 को जल में प्रवाहित करेंगे तो ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड अधातु का ऑक्साइड है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। तो ये अम्लीय है, जल में घुल करके अम्ल का निर्माण करेगा। कौन से अम्ल का निर्माण करेगा? ये इस ऑक्साइड में इस धातु के ऊपर, इस अधातु के ऊपर कितना धनात्मक आवेश है उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो यहां नाइट्रोजन पर +4, NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +4 है। तो ये ऑक्साइड जब इस जल में घुलेगा तो इस नाइट्रोजन का ऑक्सी अम्ल बनेगा, क्योंकि अम्लीय प्रकृति का है, अधातु का ऑक्साइड है। अधातु का ऑक्साइड जल में घुलेगा तो अधातु का ऑक्सी अम्ल बना देगा। तो अब बनेगा नाइट्रोजन का ऑक्सी अम्ल। कौन सा ऑक्सी अम्ल बनेगा? तो इस ऑक्सीकरण अवस्था वाला ऑक्सी अम्ल बनेगा नाइट्रोजन का। अब हमें पता है नाइट्रोजन का जो ऑक्सी अम्ल होता है, वो नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल जो हमने पढ़े हैं वो या तो होते हैं HNO2 या होते हैं HNO3। मेनली ये दो ही तो ऑक्सी एसिड है। HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक होता है +3 और HNO3 में इसका होता है +5। तो अगर यहाँ +3 होता तो जल में घुल करके ये बन जाता, अगर ये +5 वाला होता तो जल में घुल कर ये बन जाता। लेकिन ये न तो +3 है न +5 का ऑक्साइड है, ये तो दोनों के बीच का यानी 4 का ऑक्साइड है। तो ऐसा ऑक्साइड जिसमें उस अधातु की ऑक्सीकरण अवस्था, उसके ऑक्सी अम्ल में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है उनके मध्य की हो, तो ऐसा ऑक्साइड जल में घुल करके दोनों ही अम्लों का निर्माण कर देगा। तो ये जब एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो HNO3 भी बनाएगा और HNO3 के साथ ये HNO2 भी बनाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बनाने वाला है ये जल में घुलकर HNO3 और HNO2 दोनों बनाने वाला है, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। ऐसा ऑक्साइड जो जल में घुल करके 2 ऑक्सी अम्ल बनाता हो। अच्छा, ये रिएक्शन रिवर्स भी चलती है, दोनों ऑक्सी अम्ल आपस में क्रिया करके जल निकाल देंगे और ऑक्साइड बना देंगे। तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी चल सकती है, इस डायरेक्शन में चलेगी तो ये दोनों आपस में क्रिया करके जल का अणु निकाल देंगे और NO2 बना देंगे। तो ये जो ऑक्साइड बना ये 2 ऑक्सी अम्लों में से जल निकलने से बना, और इस ऑक्साइड में से और जल नहीं निकल सकता। तो अगर ऑक्सी अम्ल आपस में क्रिया करके जल निकाल दे और फिर ऐसा ऑक्साइड बनाए जिसमें और जल नहीं निकल सकता हो, तो इसे उसका एनहाइड्राइड बोलते हैं। उस ऑक्साइड को उसका क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। जैसे इसको मैं थोड़ा सा इधर साइड में समझा देता हूं, समझिएगा अच्छे से। HNO3 है, HNO3 का पूर्ण निर्जलीकरण करवाइए आप। तो जल निकालने के लिए तो 2 H तो होनी चाहिए, इसमें तो एक ही H है। तो फिर 2 HNO3 के अणु एक साथ क्रिया करेंगे, इसमें से एक तो निकलेगा जल और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा N2O5। तो ये जो बना है ये इसके पूर्ण निर्जलीकरण से बना है। तो किसी ऑक्सी अम्ल के पूर्ण निर्जलीकरण से जो ऑक्साइड बनता है उसे उस अम्ल का एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। तो N2O5 जो बना है ये N2O5 HNO3 का एनहाइड्राइड है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। N2O5 क्या है? N2O5 HNO3 का एनहाइड्राइड है। HNO3 को गर्म करोगे तो लास्ट में N2O5 बनेगा। और अगर N2O5 को मैं जल में घोल दूं, नाइट्रोजन पर +5 है, यहां जल में घोल दूं तो ये HNO3 बनाएगा। ये दोनों तरफ चलती है रिएक्शन। तो हम कहेंगे कि N2O5 HNO3 का एनहाइड्राइड है। HNO3 को गर्म करोगे तो लास्ट में ये बनेगा और इसको पानी में घोल दोगे तो वापस ये बन जाएगा। अगर HNO3 की जगह HNO2 होता तो, अगर HNO3 की जगह HNO2 होता तो HNO2 के भी 2 ही अणु आपस में क्रिया करते और क्रिया करके एक तो जल का अणु बना देते
और दूसरा बनता देखिए आप N2O3, 2 तो N और सिर्फ 3 O बचते, N2O3 बनता। तो ये जो N2O3 है ये भी एनहाइड्राइड है, लेकिन ये किसका एनहाइड्राइड है? ये एनहाइड्राइड है HNO2 का एनहाइड्राइड। समझ में आ गई कहानी? यहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, ये +3 है तो इसके एनहाइड्राइड में भी +3 है। तो इस ऑक्साइड को पानी में घोलोगे ये बनेगा, इसको गर्म करोगे ये बनेगा। ये +5 में है तो HNO3 भी +5 में है। तो यहां उस ऑक्साइड में जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है उसको जल में घोल दो तो उस ऑक्सीकरण अवस्था वाला ऑक्सी अम्ल बन जाता है। लेकिन अगर हम इन दोनों को एक साथ, एक अणु इसका ले और एक इसका ले, तो क्या बनेगा वो देखिए आप। एक तो मैं HNO3 लूं और दूसरा मैं HNO2 लूं, तो HNO3 और HNO2 आपस में क्रिया करेंगे और क्या बना देंगे? एक तो बना देंगे ये जल और दूसरा बना देंगे N2O4, ये बनेगा। तो N2O4 भी एनहाइड्राइड है। N2O4 को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? NO2। तो N2O4 और NO2 एक ही तो बात है। तो N2O4 हो चाहे से NO2 हो, ये किससे बना है? ये इन दोनों की क्रिया से, दोनों में से जल का अणु निकालने से, तो ये भी है तो एनहाइड्राइड ही। लेकिन ये किसका एनहाइड्राइड है? ये एनहाइड्राइड है HNO3 व HNO2 दोनों का। तो कुछ ऑक्साइड तो क्या होते हैं? कुछ ऑक्साइड तो केवल एक अम्ल के एनहाइड्राइड होते हैं, जैसे ये N2O5 सिर्फ HNO3 का एनहाइड्राइड है, N2O3 केवल HNO2 का एनहाइड्राइड है। लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो दो दो अम्लों के एनहाइड्राइड होते हैं, HNO3 HNO2 दोनों का एनहाइड्राइड है। और अगर दो अम्लों का कोई एनहाइड्राइड है तो ऐसे एनहाइड्राइड को कहा जाता है मिश्रित एनहाइड्राइड। और केवल एक ही ऑक्सी अम्ल का एनहाइड्राइड है तो उसको कहा जाता है सरल एनहाइड्राइड। तो N2O5 और N2O3 ये दोनों तो हैं सरल एनहाइड्राइड, ध्यान रखना। कैसे एनहाइड्राइड है? ये वाली तो है सरल एनहाइड्राइड, और ये वाला जो एनहाइड्राइड है ये कैसा एनहाइड्राइड है? ये मिश्रित एनहाइड्राइड है। समझ में आ गई कहानी? ये मिश्रित एनहाइड्राइड है। अब अगर NO2 को जल में घोलूंगा तो क्या बनेगा? तो ये दो अम्ल बनेंगे। N2O3 को जल में घोलूंगा तो केवल ये बनेगा, और N2O5 से केवल ये बनेगा। तो अब हमारे ओस्टवाल्ड प्रक्रम में हम क्या कर रहे हैं? NO2 को जल में घोल रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों ऑक्सी अम्ल बनने वाले हैं, और यही मैंने आपको यहां बताया है। समझ में आ गई कहानी? जब आप इसको जल में घोलेंगे तो जल में घोलोगे तो इससे ये मिश्रित एनहाइड्राइड है। ये NO2 क्या है? NO2 एक मिश्रित एनहाइड्राइड है, भूरे रंग की गैस है ये, मिश्रित एनहाइड्राइड। ये मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में थोड़ा डिटेल में और आपको बताऊंगा इनके प्रॉपर्टीज के बारे में, तो लेकिन अभी यहां देख लीजिए ये एक मिश्रित एनहाइड्राइड है। तो इसको जल में घोलोगे तो दोनों चीजें बनेगी, HNO3 भी बनेगा और HNO2 भी बनेगा। यहां दोनों बनने तय है यहां पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? HNO3 ये तो स्थायी है, ये तो स्थायी है, स्टेबल अम्ल है। लेकिन जो HNO2 है ये कैसा है? HNO2 तो अस्थायी है। HNO2 क्या है? अस्थायी अम्ल। तो अस्थायी अम्ल तो ये क्या करेगा? ये अम्लीय विलयन में असमानुपातित हो जाता है। क्या हो जाता है? असमानुपातित। तो इसी थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये जो HNO2 बना था ये HNO2 स्वतः ही वियोजित होता रहेगा, और वियोजित होकर असमानुपातित होगा। असमानुपातित का मतलब ये +3 में है नाइट्रोजन, तो एक यौगिक तो ये ऐसा बनाएगा जिसमें +5 हो जाए, यानी एक में तो इसका ऑक्सीकरण अंक बढ़ जाएगा, और दूसरा ऐसा पदार्थ बनाएगा जिसमें इसका ऑक्सीकरण अंक घट जाए। तो HNO2 के कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके HNO3 बना लेंगे, +NO बना लेंगे और H2O बना देंगे। समझ में आ गई कहानी? तो HNO2 असमानुपातित होकर ये अम्लीय माध्यम में स्वतः ही असमानुपातित हो जाता है। ये बात आप नोट रखेंगे कि HNO2 एक अस्थायी अम्ल होने के कारण अम्लीय माध्यम में स्वतः ही असमानुपातित हो जाता है।
तो यहाँ HNO2 का असमानुपातन होगा तो और HNO3 बन जाएगा प्लस NO और H2O बनेंगे। तो इसमें क्या हुआ, उस NO2 को जल में घोला, HNO3 बना, HNO2 बना, HNO2 ने भी HNO3 और बना दिया, तो HNO3 की मात्रा बढ़ती जा रही है। हाँ, ये जो NO बनेगी, इस NO को हम दोबारा यहाँ काम में ले लेंगे, तो ये NO जो बनती है, ये NO पुनः चक्रित हो जाती है। क्या हो जाएगी? NO को पुनः चक्रित का मतलब इस चक्र में दोबारा काम ले लो। यहाँ पे यहाँ ये +3 में है, ये +5 में है और ये +2 में है। तो देखिए +3 वाले ने अपना ऑक्सीजन अंक बढ़ाया भी है और +3 वाले ने अपना ऑक्सीजन अंक घटाया भी है। इस तरीके से यहाँ कुछ चीजें चल रही है। ये कौन सा प्रक्रम है? ये आपका ओस्टवाल्ड प्रक्रम है, जिसमें टोटल कितने स्टेप है? टोटल 3 स्टेप है। पहला स्टेप आप लिखेंगे अमोनिया का उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण, उससे NO बनाना। दूसरा NO के ऑक्सीकरण से NO2 बनाना। NCERT लेकर के बैठे, एक एक लाइन को आप चेक करते जाएं। जो भी मैं बोल रहा हूं वो सारा आपके NCERT में मिलेगा। इस तरीके से आप उसको याद रखेंगे। स्टेप 3 आपको NCERT में अलग तरीके से दे रखी है, वो डायरेक्ट रिएक्शन दे रखी है। मैंने आपको इसको थोड़ा सा क्या किया है, इसको थोड़ा सा खोल करके अच्छे से बता दिया है कि होता क्या है कि NO2 एक मिश्रित, याद कैसे रहे, रटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो हम रटने में लग जाए। कॉन्सेप्ट बनाइए, कुछ बेसिक से और स्ट्रॉन्ग से कॉन्सेप्ट बनाइए। कॉन्सेप्ट क्या बना है कि NO2 एक मिश्रित है। NO2 एक ऑक्साइड है और ऑक्साइड या तो अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्साइड है तो अम्ल होगा। तो अगर ये अम्लीय ऑक्साइड है तो ये तो मिश्रित है, नाइट्राइड। इसको जल में घोलोगे तो 2 अम्ल बनेंगे, 2 में एक स्थायी एक अस्थायी है। HNO2 कमिस्टेबल है, जो खुद असमानुपातित, तो ये रिएक्शन एग्जाम में आ जाती है। ये अगर असमानुपातित होगा तो HNO3 और NO ये बन जाएंगे। इस तरीके से आपको HNO3 मिलेगा। इसमें NO को पुनः चक्रित कर लेंगे और यहां HNO3 बनने के साथ साथ जल भी बन रहा है, प्लस आपने से जल के आधिक्य में NO2 को घोला है। तो इससे जो हमें जल, ये HNO3 मिलेगा, जल का हम ये आधिक्य लेते हैं, NO2 को जल में प्रवाहित करते हैं, तो यहां से हमें ये जो HNO3 मिलेगा, इस HNO3 के साथ बहुत सारा पानी भी मिलेगा। बहुत सारे जल में HNO3 घुला हुआ होगा, तो जो HNO3 हमें मिल रहा है वो मिल रहा है डाइल्यूट, पानी बहुत सारा उसके साथ है। तो हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है तनु HNO3। तनु HNO3 का मतलब है इसके पास बहुत सारा जल अभी भी है। अगर आपको सांद्र HNO3 चाहिए तो इस जल को निकालना पड़ेगा। इस जल को निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप गर्म करें। गर्म करोगे तो जल उड़ करके बाहर चला जाएगा। समझ में आ रही कहानी? तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको करना है इसका आसवन। जैसे आप इसका आसवन करोगे, इसमें से जल था वो निष्कासित हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा जल। जल इसमें से चला गया तो HNO3, यहाँ पर 2 चीजें, जल और HNO3। तो जल उड़ के चला गया तो नीचे HNO3 की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे HNO3 की परसेंटेज बढ़ेगी तो HNO3 की परसेंटेज बढ़ करके जैसे 68% हो जाती है, अकॉर्डिंग टू वेट बाई वेट 68% HNO3 सॉल्यूशन मिल जाता है हमें एक्वस। तो उस कंडीशन तक आप आसवन से क्या करें, आसवन से इसको सांद्रित करें। हम क्या कर रहे हैं, HNO3 का सांद्रण जल निकाल रहे हैं। तो तनु बनेगा, उस तनु का सांद्रण तो बहुत जरूरी है ना, तो हम ये HNO3 का सांद्रण कर रहे हैं। HNO3 का क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन। सांद्रण का मतलब है जल निकालना। जल निकालने के लिए क्या करें, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आपके पास HNO3 भी था सॉल्यूशन में और HNO3 के साथ वाटर भी था। ओके, अब क्या हुआ, जैसे आप इसको गर्म करना स्टार्ट किए तो वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर बना करके उड़ गए। तो धीरे धीरे यहाँ HNO3 की कंसंट्रेशन बढ़ गई। जैसे यहाँ HNO3 की कंसंट्रेशन 68% हो जाती है अकॉर्डिंग टू वेट बाई वेट। जैसे ये 68% हो जाएगी, 68% होते ही क्या होगा, 68% होते ही अब वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ HNO3 भी वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका स्थिर क्वाथी विलयन है। कैसा विलयन है ये इसका स्थिर क्वाथी विलयन है।
स्थिरक्वाथी या एजियोट्रॉपिक, कैसा विलयन यहां बन गया, यहां पर बन गया स्थिरक्वाथी विलयन, यानी एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, ये यहां पर बन करके तैयार हो गया है। क्या होता है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, वो हम विलयन वाला जो चैप्टर है, यानी सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसमें देखेंगे। सिंपल वे में मैं बता देता हूं, ऐसा विलयन जिसको गर्म करते हैं तो उसके अंदर जितने घटक जिस परसेंटेज में होते हैं उसी परसेंटेज में वाष्प बनाना चालू कर दे। जैसे अभी यहाँ इसके 68 मॉलिक्यूल्स हैं, ये वेट बाई वेट है, तो 68 ग्राम इसके हैं 100 में से, और इसके कितने हैं 32 ग्राम है। ओके, अब जैसे आप इसका गर्म करोगे, इसके अगर 6.8 ग्राम उड़ेंगे तो इसके 3.2 ग्राम उड़ेंगे, यानी जिस परसेंटेज में ये द्रव में होता है उसी परसेंटेज में वाष्प में चला जाता है। साथ साथ ये वाष्पित होते हैं, साथ साथ ही संघनित होते हैं। ये जो संगठन है ये नहीं बदलता, अब कितना ही गर्म कर लो ये जल इससे अलग नहीं होगा, इतना परसेंट तो इसके साथ रहेगा ही रहेगा। तो आप तनु HNO3 को साधारण आसवन विधि से केवल 68% सांद्रता तक ही सांद्रित कर सकते हैं, क्योंकि 68% होते ही इसका स्थिरक्वाथी विलयन तैयार हो जाता है, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। अब भी लेकिन अगर आपकी जिद है कि इसमें जो बचा हुआ जल है उसको तो निकाल लें, तो उसका उपाय मैं बता देता हूं। अब बचे हुए जल को निकालने के लिए गर्म करने की जरूरत नहीं है, सांद्र H2SO4 की वाष्प को भेजो आप। सांद्र H2SO4 जो है वो नमी को बहुत तेजी से अवशोषित करता है, तो सांद्र H2SO4 की जो वाष्प है उस वाष्प को जब इस विलयन में प्रवाहित किया जाएगा तो ये सारे जल के अणुओं को सोख करके अवशोषित करके ले आएगा, और आपको लगभग 98% वेट बाई वेट सॉल्यूशन किसका, HNO3 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सांद्र H2SO4 से कितने परसेंट तक सांद्रित कर सकते हैं, इसको 98% तक कर सकते हैं, और साधारण आसवन तक कितने तक कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं 68% तक। 68 तक ही क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 68% होते ही एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में, एक एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें इसका जो संगठन है वो संगठन स्थिर हो जाता है और वो संगठन आगे चेंज नहीं होता है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप इसके सांद्रण को सीखे होंगे। और ये विधि थी आपकी ओस्टवाल्ड की, जिसमें कितने स्टेप थे, जिसमें ये 3 स्टेप थे, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये मेथड तो आपको आना ही चाहिए। अब मैं एनसीईआरटी के अलावा एक छोटी सी बात आपके साथ करने जा रहा हूं। इस HNO3 को औद्योगिक स्तर पर बनाने के लिए ओस्टवाल्ड विधि के अलावा एक और विधि है, और उस विधि का नाम है बर्कलैंड आइड प्रक्रम। क्या प्रक्रम है वो है बर्कलैंड आइड प्रक्रम। बर्कलैंड आइड प्रक्रम में क्या होता है, उसमें भी ये 3 स्टेप और तीनों सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये तीनों लगभग ऐसी की ऐसी है। लास्ट स्टेप ये, इसमें कोई चेंज नहीं है बर्कलैंड में। स्टेप 2 भी ऐसे की ऐसी है। स्टेप 1 में क्या चेंज है, एनो बनाने का तरीका अलग है। एनो बनाने के लिए कौन सा तरीका काम में लेते हैं, वो एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है ये आपस में साधारण ताप पर क्रिया नहीं करते, लेकिन जब वायुमंडलीय नाइट्रोजन और वायुमंडलीय ऑक्सीजन को स्पार्किंग के द्वारा, यानी जो 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, विद्युत स्पार्किंग वहां करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेकर के दोनों इलेक्ट्रॉनों को जैसे टच करते हैं वहां स्पार्किंग होगी और बहुत सी एनर्जी आ जाएगी। तो यहां स्पार्किंग की जाएगी और स्पार्किंग करके एनर्जी जनरेट की जाएगी, उस एनर्जी से इनके बॉन्ड टूट जाएंगे, और जैसे इनके बॉन्ड टूटेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने का तरीका अलग है। बर्कलैंड आइड प्रक्रम में ये N2 और O2 की रिएक्शन से बनता है, ओस्टवाल्ड में ये अमोनिया की ऑक्सीकरण से बनता है। बस नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनेगा ये डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। स्टेप 2 स्टेप 3 बिल्कुल सेम है, और ये सब जो हम काम में ले रहे हैं, ये सारी मेथड्स जो हम यहाँ चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये ओस्टवाल्ड जो मेथड है और बर्कलैंड आइड मेथड वो HNO3 को बनाने के मेथड है। कॉमर्शियल स्केल पर HNO3 कैसे बनेगा उसके मेथड है।
अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात करेंगे हम किसकी, HNO3 की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहले HNO3 आपको पता है बिना किसी कलर वाला एक द्रव है, रंगहीन द्रव है। तो ये तो आपको सबको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि HNO3 में, नाइट्रिक एसिड में क्या है, कई बार पीला रंग आ जाता है। HNO3 क्या हो सकता है, रंगहीन द्रव के अलावा बहुत बार पीले रंग का हो सकता है। और इसमें जो पीलापन आता है, इस पीलेपन के क्या कारण हो सकते हैं, या तो कोई अशुद्धि है उसके अंदर, या फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि HNO3 स्वतः वियोजित हो गया हो और उसने टूट करके नाइट्रोजन की ऑक्साइड बना लिए हो। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति अगर उसमें है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर उसमें प्रेजेंट है, तो भी वो पीला हो सकता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण वहां पीलापन आ सकता है, या किसी अशुद्धि की उपस्थिति के कारण भी वहां क्या हो सकता है, पीलापन आ सकता है। ठीक है ये कहानी। अब ये तो हो गया रंग से। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो वहां पर निश्चित रूप से गलनांक और क्वथनांक थोड़े से उच्च आएंगे। तो जल से इनके गलनांक क्वथनांक थोड़े उच्च होते हैं। इसके अलावा जो HNO3 हम प्रयोगशाला में काम में लेते हैं, या साधारण रूप में जो HNO3 यूज लिया जाता है, वो HNO3 68% वाला होता है। वेट बाई वेट 60% जो HNO3 है, इस HNO3 को प्रयोगशाला में प्रयुक्त करते हैं। समझ गए। तो कई बार ये डाटा भी पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शंस में दे देते हैं। प्रयोगशाला में कैसा HNO3 प्रयुक्त करेंगे हम प्रयुक्त करेंगे जिसका कंसंट्रेशन जब देखेंगे तो 68% आएगा वेट बाई वेट। ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसकी संरचना, तो इसकी जो संरचना है वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, समतलीय संरचना है। इसकी जो संरचना हम देखेंगे तो वो एक समतलीय संरचना है। और समतलीय संरचना में क्या होगा, नाइट्रोजन, ये पहले ही बता चुका हूं, सेंट्रल एटम होगा, एक ऑक्सीजन उपसहसंयोजक बंध से इसमें जुड़ी हुई होगी, दूसरी डबल बॉन्ड से होगी। तो अनुनाद हम मानते हुए उसको भी हम एक सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट कर लेते हैं। 2 ऑक्सीजन यहां होगी। ठीक है। और एक ऑक्सीजन के थ्रू क्या जुड़ा हुआ रहेगा, एक ऑक्सीजन के थ्रू यहां H भी जुड़ा हुआ रहेगा। अब इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी रहेंगे, नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं रहेगा। 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन से यहां बंध बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन से इसके पास बंध बना लिया। चलो मैं दोनों बंद ही बना देता हूं। ठीक है। और एक से यहाँ का क्या बना लिया था, एक से यहाँ उपसहसंयोजक बंध बना लिया। जिस उपसहसंयोजक बंध को अब आजकल सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव शो कर दिया जाता है। ये HNO3 की स्ट्रक्चर है जो प्लेनर है, क्योंकि इस नाइट्रोजन में sp2 संकरण है। यहाँ का बॉन्ड एंगल आप देखोगे तो बॉन्ड एंगल लगभग 120 डिग्री के आसपास मिलेगा आपको। और ये बॉन्ड एंगल आप देखोगे तो यहाँ पर sp3 संकरण है उस ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन के पास जो संकरण sp3 है, तो यहाँ का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से थोड़ा कम मिलेगा। 2 लोन पेयर है तो ये 103 102 डिग्री के आसपास आपको मिलेगा। तो आपको एग्जैक्ट डाटा ध्यान में नहीं रखना, लेकिन ऐसे दे दिया जाए कि ये θ1 है और ये वाला θ2 है, तो इनको तो कंपेयर कर सकते हो आप। θ1 बहुत ज्यादा है किसके कंपेयर में, कंपेयर टू द θ2, θ2 की तुलना में θ1 ज्यादा है। तो ये एक प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो गई है। ये HNO3 के लिए जो कुछ भौतिक गुणधर्म थे वो हमने यहाँ देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे HNO3 के रासायनिक गुणधर्मों की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो HNO3 की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनमें से एक प्रॉपर्टी है उसकी एसिडिक नेचर। HNO3 एसिडिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप HNO3 को जल में घोलते हो तो ये क्या करेगा, बहुत ही प्रबल अम्ल की तरह बिहेव करेगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह यहाँ इसका बिहेवियर होगा। और प्रबल अम्ल की तरह बिहेव करेगा तो क्या कर लेगा ये, फिर ये जल से रिएक्शन करके और अपने H+ को जल को देगा, तो जल उनको ग्रहण करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और साथ में नाइट्रेट आयन्स मिलेंगे। तो ये नाइट्रेट लवण बनाता है, क्योंकि ये नाइट्रेट आयन देता है।
तो इसके द्वारा बनाए गए जो लवण उन्हें हम कौन से लवण बोलेंगे? उन्हें हम नाइट्रेट लवण बोलेंगे। ये इसकी एसिडिक नेचर से रिलेटेड मैटर हो गया। अब हम बात करते हैं क्या, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ये क्या है, कैसे कैसे किस किस को ऑक्सीडाइज कर देता है, उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ मैं केवल आपको लिमिटेड बातें ही बताने वाला हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन है। उसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके ऑक्सीकारक प्रवृत्ति से रिलेटेड, तो उसके लिए एक अलग लेक्चर, एक्स्ट्रा लेक्चर के नाम से आपको मिलेगा। तो अगर किसी को लगता है कि एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा नॉलेज वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती आजकल, जो एनसीईआरटी का मैटर वही आता है, उसी को हमें अच्छे से चेक करना है। उसके अलावा भी अगर चाहिए तो वो जो एक्स्ट्रा 10-15 मिनट का एक लेक्चर और आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, उसमें HNO3 की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो एनसीईआरटी के अलावा है ऑक्सीडाइजिंग की, वो आपको दी जाएगी। यहाँ मैं केवल कौन सी बातें कर रहा हूँ जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले उनको चेक कर लें। देखिए HNO3 जो है, इस HNO3 में नाइट्रोजन +5 स्टेट में है, और नाइट्रोजन जब +5 स्टेट में है तो फिर क्या होना आपको पता है, नाइट्रोजन की उच्चतम धनात्मक अवस्था होगी, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। नाइट्रोजन जिसकी विद्युतीयता बहुत ज्यादा है, ये क्या करता था, और किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन को खींचता था और खींचकर खुद ले लेता था, तो और माइनस आता था इसके ऊपर। तो नाइट्रोजन पर मोस्टली माइनस आता है, लेकिन यहां देखो नाइट्रोजन पर तो प्लस आया हुआ है, यानी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन निकाल ले गए ऑक्सीजन, और कितने निकाल ले गए, 5 निकाल ले गए, ये समझ लो आप। तो बाह्यतम कोश में से 5 थे, 5 ही निकाल ले गए, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज्यादा कमी हो गई, और कमी हो गई तो अब इसको गुस्सा आ रखा है, ये समझ लीजिए, और अब चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन। तो HNO3 में जो नाइट्रोजन है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हर हालत में, समझ में आ रही कहानी। अब ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जहां कहीं भी जिस किसी भी पदार्थ के नजदीक जाता है तो उसमें से देखता है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े और उनको खींचकर खुद के अंदर डाल लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का बहुत अच्छा लुटेरा है, सीधी सी बात ये है, इलेक्ट्रॉन लूटता है, ये इलेक्ट्रॉन चाहिए अगले को। तो अब ये इलेक्ट्रॉन लूटना चालू करेगा, लूट कर नाइट्रोजन खुद ले लेगा, तो इसका प्लस जो था वो कम होना चालू हो जाएगा। समझ में आ गई कहानी। तो नाइट्रोजन के जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो नाइट्रोजन का प्लस कम होगा, तो ये कम प्लस वाले कंपाउंड बनाना चालू कर देगा। तो कम प्लस वाला क्या बनाएगा वो देखो, ये डिपेंड करता है कि HNO3 को आपने तनु लिया है या सांद्र। अगर यही HNO3 तनु है तो अलग चीज बनेगी, यही HNO3 सांद्र है तो अलग चीज बनेगी। समझ में आ गई कहानी। तो HNO3 किस में बदलेगा, ये डिपेंड करता है HNO3 की सांद्रता पर। सबसे पहला ऑक्सीकारक प्रवृत्ति में ध्यान दीजिए, HNO3 में पहले चेक कीजिए कि HNO3 की सांद्रता क्या है, ज्यादा सांद्र है या कम सांद्र है। अगर वो डाइल्यूट है तो फिर HNO3 जो होगा वो मोस्टली कन्वर्ट होता है किसमें, NO में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो NO में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वो सांद्र है तो फिर वो NO2 में कन्वर्ट होता है। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, देगा कौन वो तो बाद की बात है, बाकी HNO3 को अगर इलेक्ट्रॉन सांद्र HNO3 को मिले तो ये NO2 में बदलना पसंद करता है, ये +5 से +4 में आना पसंद करता है। और अगर तनु है तो ये +4 से +5 से +2 में आना पसंद करता है। तो डाइल्यूट मोस्टली NO में बदलते हैं और कंसंट्रेट मोस्टली किसमें बदलता है, NO2 में बदलता है। तो HNO3 जब ऑक्सीकारक का काम करेगा तो क्या उत्पाद बनेगा, ये किस पर निर्भर कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है HNO3 की सांद्रता पर। किसके ऊपर, सांद्रता पर। ऑक्सीकरण से बनने वाले उत्पाद HNO3 की सांद्रता पर निर्भर करते हैं। और इनकी सांद्रता क्या रहेगी, ये प्रबल रहेगा या तनु रहेगा या सांद्र रहेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर कैसा रख रखा है। गर्म कर दिया तो सांद्र हो जाएगा, पानी मिला दिया और ठंडा कर दिया तो तनु हो जाएगा। तो ताप से सांद्रता चेंज होगी और सांद्रता चेंज होगी तो फिर बनने वाले उत्पाद भी चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार, ऑक्सीकरण से या HNO3 के ऑक्सीकारक प्रवृत्ति से बनने वाले जो अम्ल हैं, बनने वाले जो उत्पाद उन उत्पाद किस पर निर्भर करते हैं, बनने वाले जो उत्पाद है वो क्या बनेगा, ये किस पर निर्भर करता है।
तो ये निर्भर करता है कि आपने जो HNO3 लिया है उसकी सांद्रता क्या है, उसका टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है, ये बातें ध्यान रखनी होती है। तो ये दोनों चीजें तो आपने देख ली बेसिक सी। डाइल्यूट HNO3 जब ऑक्सीकारक का काम करेगा तो NO और कंसंट्रेट करेगा तो NO2। अगर इनको इलेक्ट्रॉन मिले तो ये बढ़ेंगे, अगर मिले तो। अब हम बात करते हैं कि देगा कौन इनको इलेक्ट्रॉन, ये किससे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो HNO3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ध्यान दीजिए, HNO3 जो है वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है तत्वों में। तो देखिए आप, अगर ये धातु के पास गया, किसके पास गया, धातु के पास, तो धातुएं तो वो हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे, HNO3 लेने वाला, ठीक है, और धातुएं देने वाली। तो ऐसी कंडीशन में धातुएं बहुत आसानी से HNO3 को इलेक्ट्रॉन दे देगी, चाहे से HNO3 तनु हो या फिर HNO3 कैसा हो, सांद्र हो। तो ये बात तो आप ध्यान रखिए, धातुएं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देती है वो तनु HNO3 को भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है और सांद्र HNO3 को भी। तो धातुओं का ऑक्सीकरण कौन कर सकता है, पॉइंट डाल करके लिख लीजिए, धातुओं का ऑक्सीकरण तनु HNO3 और सांद्र HNO3 दोनों के द्वारा संभव है। लेकिन जब बात आती है किसकी, अधातु की, अधातु वो हैं जो इलेक्ट्रॉन देते नहीं, अधातु तो लेते और हैं। तो अगर आप अधातु में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो फिर आपको जो HNO3 काम में लेना होगा वो थोड़ा अच्छे क्वालिटी वाला काम में लेना होगा, यानी हमें सांद्र HNO3 काम में लेना होगा। तो अधातु का ऑक्सीकरण करवाता है, अधातु की इलेक्ट्रॉन कौन निकलवाता है, सांद्र, केवल तनु से नहीं होता। अधातु का ऑक्सीकरण केवल सांद्र HNO3 से होता है। और धातु में से इलेक्ट्रॉन कौन निकाल सकता है, धातु का ऑक्सीकरण कौन कर सकता है, धातु का ऑक्सीकरण तो तनु भी कर सकता है और सांद्र भी कर सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपके एनसीईआरटी में केवल धातु और अधातुओं के ऑक्सीकरण की ही बातें हैं, यौगिकों की नहीं है, तो मैं अभी नहीं कर रहा। तो धातुएं जो थी उसके इलेक्ट्रॉन्स कौन निकाल सकता है, तनु HNO3 भी निकाल सकता है, सांद्र HNO3 भी। अधातु में से इलेक्ट्रॉन कौन निकाल सकता है, उसमें से सिर्फ सांद्र HNO3 ही निकाल पाएगा, क्योंकि अधातु तो औरों के इलेक्ट्रॉन और निकाल के लाते हैं, तो इनके निकालने के लिए बहुत जोर आने वाला है। तो अधातु का ऑक्सीकरण केवल सांद्र HNO3 द्वारा होने वाला है। अब मैं पहले कुछ धातुओं के ऑक्सीकरण की बात करने वाला हूं। किसकी बात करने वाला हूं, धातु का ऑक्सीकरण। धातु में देखिए, कुछ धातुएं तो ऐसी होती है जो बहुत कम क्रियाशील होती है, उनके इलेक्ट्रॉन निकालना HNO3 के बस की बात नहीं है। तो पहला पॉइंट जो आपको लिखना है वो ये लिखना है कि बहुत कम क्रियाशील धातुएं वो HNO3 से ऑक्सीकृत नहीं हो पाती। और सबसे कम क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी है, प्लेटिनम और गोल्ड। तो Pt और Au का ऑक्सीकरण सांद्र HNO3 द्वारा भी संभव नहीं है, तो का ऑक्सीकरण संभव नहीं। सांद्र हो, तनु हो, कोई सा भी HNO3 हो, अगर आपने इन दोनों धातुओं का ऑक्सीकरण करवाना है तो ये पॉसिबल नहीं है HNO3 द्वारा। तो यानी ये HNO3 में नहीं घुलती। सांद्र HNO3 में सोना डाल दो, प्लेटिनम डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। कोई दूसरी धातु डाल दो, धीरे धीरे घुल जाएगी उसके अंदर, ठीक है। एक दूसरा जो पॉइंट हमें लिखना है वो पॉइंट ये लिखना है कि कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनके पास जैसे HNO3 जाता है वो तेजी से क्रिया करती है, और क्रिया करते ही उनकी सतह पर ऑक्साइडों की रक्षात्मक परत बन जाती है। क्या बन जाती है उनकी सतह पर, ऑक्साइड की एक रक्षात्मक परत बन जाती है। और ऑक्साइड की रक्षात्मक परत बन जाने से वो थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी और HNO3 में नहीं घुलेगी। तो अब हम अगला पॉइंट क्या देख रहे हैं, कुछ धातुएं हमारी ऐसी है जिनमें अगर हम उनको इस सांद्र HNO3 में डालेंगे तो सांद्र HNO3 में डालते ही उनकी सतह पर ऑक्साइड की रक्षात्मक परत बनेगी, और रक्षात्मक परत बनते ही वो क्या हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। तो ऐसी धातुओं के दो स्पेशल एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो तो आप याद रखें ही, क्रोमियम और एल्यूमिनियम। इसके अलावा आयरन भी सांद्र HNO3 से निष्क्रिय हो जाता है। तो क्रोमियम व एल्यूमिनियम की सतह पर, इनकी सतह पर क्या हो जाता है, इनकी सतह पर ऑक्साइड की रक्षात्मक परत
ऑक्साइडों की रक्षात्मक परत आ जाने से, रक्षात्मक परत का निर्माण होने से निष्क्रिय हो जाती है। क्या हो जाएगी? अब ये निष्क्रिय हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ रहा है? अब बाकी की बची हुई धातुओं का ऑक्सीकरण हो जाएगा तनु से भी और सांद्र से भी, लेकिन क्या बनेगा उत्पाद, ये इस बात पर निर्भर करता है कि धातु की प्रकृति कैसी है। धातु की प्रकृति क्या है, इस पर भी उत्पाद निर्भर करता है। तो ये पॉइंट में मैं यहां लिख देता हूं, तो हमने लिखा था ना, ऑक्सीकरण से बनने वाले उत्पाद किस पर निर्भर करते हैं? HNO3 की सांद्रता पर, वहां के टेम्परेचर पर, और धातु कैसी ले रहे हो इसके ऊपर भी निर्भर करेगा। धातु की प्रकृति पर भी उत्पाद जो बन रहे हैं वो निर्भर करेंगे, मेटल के नेचर पर भी। तो मेटल के नेचर पर कैसे निर्भर करते हैं उसको चेक कीजिए। धातु की प्रकृति क्या है ये आपको देखना होगा। धातुओं को हम बेसिकली दो भाग में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला, हमें जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है उनका इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये उन धातुओं के लिए क्या होता है? पॉजिटिव। धातु के लिए पॉजिटिव हो, इसका मतलब वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। एग्जाम्पल इसका ले लेता हूं मैं, कॉपर। तो कॉपर की क्रिया करवानी है हमें, और इसके अलावा हमें क्रिया किसकी करवानी है? जिसमें SRP, ऐसी धातुएं जिनके लिए SRP की वैल्यू पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आती हो। कैसी आती है SRP की वैल्यू? नेगेटिव, यानी हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील धातु है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखेंगे, मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक आता हो तो वो ज्यादा क्रियाशील होती है हाइड्रोजन से। और इसका एक एग्जांपल जिंक लेकर के हमें समझना है। तो पहले मैं धातुओं में आपकी कॉपर से रिएक्शन और एक जिंक से रिएक्शन, ये दोनों क्लियर करवा देता हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देख लीजिए। इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है, तो पूरा फोकस आप यहां करें। सबसे पहले कॉपर की रिएक्शन हम करवा रहे हैं, तो कॉपर की रिएक्शन हम ये तनु HNO3 से भी करवा सकते हैं और सांद्र HNO3 से भी। दोनों देखिए आप, Cu प्लस तनु HNO3 एंड Cu प्लस सांद्र HNO3, दोनों से रिएक्शन करवाइए आप। क्या बनने वाला है अभी पता चल जाएगा। यहां पे देखिए, जब यहां रिएक्शन होगी तो ये HNO3 एक ऑक्सीकारक अम्ल है, तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अंदर एंटर करेंगे। तो कॉपर पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और कॉपर पर +2 चार्ज आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो एक्वा सॉल्यूशन में Cu+2 आ जाएगा। वो Cu+2 नाइट्रेट एनाइंस के साथ मिलकर के कॉपर का नाइट्रेट बना लेंगे। यानी धातु का तो हमेशा बन जाता है लवण। धातु की इसमें कन्वर्ट होती है, क्लियर हो गया। कॉपर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट में, और इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो फिर इसके ऑक्सीकरण में कमी आएगी। और आपको बता रखा है तनु HNO3 हो तो ये जो था वो ऑक्सीकरण के बाद NO बना लेता है। तनु होता है तो NO और सांद्र होता है तो NO2। तो ये खुद किस में बदल जाएगा? NO में, और साथ में कुछ जल के अणु भी बन जाएंगे। बस आपको इस अभिक्रिया को संतुलित और करना है। बाकी रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, और ये पूछा जाता है कि कॉपर की डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी गैस बनती है? ये गैस है, तो ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। कब? जब कॉपर मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाते हैं। अगर इस कॉपर मेटल की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से करवा दिया तो कंसंट्रेट HNO3 से करवाते ही क्या होगा? वही कॉपर के तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वही कॉपर नाइट्रेट बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सांद्र HNO3 जहां भी होता है वहां NO नहीं बनता। क्या बनता है? NO2, भूरे रंग की गैस। NO2 एक भूरे रंग की गैस है, ये एक रंगहीन गैस है, और साथ में और क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। तो कॉपर की रिएक्शन आप करवा रहे हो तो कॉपर की रिएक्शन से क्या उत्पाद बनेंगे ये निर्भर करता है कि आपने HNO3 किस सांद्रता का लिया है, कम सांद्रता का या ज्यादा सांद्रता का। तो एक तो बहुत फेमस रिएक्शन ये है, कॉपर अपना नाइट्रेट बनेगा,
और तनु HNO3 है NO और सांद्र HNO3 है तो NO2 बनेगा। बैलेंस आप कर लीजिएगा रिएक्शन, एनसीईआरटी में गिवन भी है, वहां से आप चेक कर लेना उसको। अब दूसरी जो रिएक्शन थी वो जिंक के साथ थी, सेम वही है। जिंक की रिएक्शन आप डाइल्यूट HNO3 से भी करवा सकते हो, SRP नेगेटिव है इनका, और इस जिंक की रिएक्शन आप किससे करवा सकते हो, इसकी आप सांद्र HNO3 से भी करवा सकते हो। तो इनके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तब भी मामला वैसे के वैसे ही, जिंक के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और N में जाएंगे, N के पास जाएंगे तो जिंक क्या बन जाएगा, जिंक का तो नाइट्रेट बन जाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, जिंक का तो नाइट्रेट बन जाएगा। और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो नाइट्रोजन का प्लस कम हो जाएगा। तो सांद्र HNO3 है, सांद्र HNO3 है तो वो क्या बनाएगा, वो NO2 बनाएगा, वो आपको पहले से पता है। और साथ में क्या बनेगा, H2O। यानी जैसे कॉपर की रिएक्शन थी वैसे की वैसे किसकी रिएक्शन है, जिंक की रिएक्शन है। जब आप सांद्र HNO3 के साथ करवाते हो, किसके साथ करवाते हो, सांद्र HNO3 के साथ। लेकिन अगर डाइल्यूट के साथ करवाते हो तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही नाइट्रोजन के पास जाएंगे तो जिंक तो वही बनाएगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस, जिंक का तो जिंक नाइट्रेट ही बनता है। बट डाइल्यूट HNO3 उससे बनना NO चाहिए था, बन जाता है N2O। बस यही एक बड़ा डिफरेंस है, जहां NO बनना चाहिए था वहां क्या बन जाता है, N2O बन जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी एक गैस है जिसको सूंघने से पागलों जैसी हंसी उत्पन्न होती है, इसलिए इसको लाफिंग गैस बोला जाता है। तो ये हास्य गैस, लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है, और ये भी एक रंगहीन गैस है। तो जिंक डाइल्यूट से करता है तो N2O बनता है, कॉपर करता तो NO बनता, और बस यही फर्क है। तो इसीलिए ये फेमस है, इसीलिए ये क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। होपफुली आप गलत नहीं करेंगे, आप इस बात को अच्छे से सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है इसका, जो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो सीधा क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन को किसी भी तरीके से बना सकते हैं। कौन सी गैस बनती है, कौन से HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो डिफरेंस आता है, ये सब चीज़ें, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें से आ सकती है। तो ये तो हो गया जब धातुओं का आप ऑक्सीकरण करवाओगे, तो धातु का ऑक्सीकरण सांद्र भी कर सकता है और तनु भी कर सकता है। अब बात करते हैं हम अधातु का ऑक्सीकरण। अधातु का जब ऑक्सीकरण करवाओगे तो वहां केवल सांद्र HNO3 करेगा। अधातु का जो ऑक्सीकरण होगा वो सिर्फ कौन कर सकता है, अधातु का ऑक्सीकरण केवल और केवल सांद्र HNO3 कर सकता है, और कोई नहीं करेगा। इसमें क्या चलता है वो देखो, अधातु के ऑक्सीकरण में कोई भी अधातु आप लेते हो, जैसे फास्फोरस मैंने ले लिया, तो फास्फोरस का मैंने सांद्र H2SO4 के साथ, सॉरी सांद्र HNO3 के साथ इसका ऑक्सीकरण करवाया। तो इससे क्या होगा, सांद्र HNO3 है तो खुद किस में बदल जाएगा, ये सांद्र HNO3 इस फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे और नाइट्रोजन ले लेगा, तो खुद तो बन जाएगा सांद्र है तो NO2 में। लेकिन फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, तो फास्फोरस जो था ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने एक ऑक्सी अम्ल बनाएगा। फास्फोरस क्या बनाने वाला है, फास्फोरस अपना ऑक्सी एसिड बनाने वाला है। और फास्फोरस कौन सा ऑक्सी एसिड बनाने वाला है, फास्फोरस ऑक्सी एसिड बनाने वाला है जो फास्फोरस का इक अम्ल है। और फास्फोरस का जो इक अम्ल है वो कौन सा अम्ल है, फास्फोरस का इक अम्ल है फास्फोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरस कन्वर्ट हो रहा है फास्फोरिक एसिड यानी H3PO4, किसमें, H3PO4 प्लस NO2 बन गया और साथ में H2O भी बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर फास्फोरस की जगह मैं सल्फर लेता हूं तो सल्फर की रिएक्शन, इसको बस बैलेंस कर लीजिए आप। बैलेंस करने के लिए आप क्या यूज ले सकते हैं, पहले आप अपने लेवल पर हिट एंड ट्राई मेथड यूज लीजिए और उसके बाद में आप उसको उसकी हेल्प लीजिए एनसीईआरटी बुक की, सही है या गलत है। इसमें भी कुछ बड़े डाटा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसका एक ट्रिक भी है। तो आप इंडिविजुअली जब कोचिंग में हम मिलेंगे तो मैं जरूर उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसको सिंपल वे में भी बैलेंस कर सकते हो। अब इसमें करेंगे तो क्या होगा, सांद्र HNO3 खुद तो NO2 में बदल जाएगा, NO2 और जल तो बनना है, और सल्फर का इक ऑक्सी अम्ल बनेगा।
और सल्फर का जो एक एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम अगर आयोडीन ले लें तो क्या होगा, आयोडीन प्लस सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3 सॉरी, सांद्र HNO3 के साथ करेंगे तो इसमें क्या होगा, सांद्र HNO3 खुद तो NO2 और H2 बना लेता है और आयोडीन को आयोडिक एसिड में बदल देता है, तो आयोडिक एसिड होता है HiO3। ये बिल्कुल सिंपल सीधी रिएक्शन आती है। ठीक है, और ऐसे ही एक कार्बन और है, तो कार्बन भी धातु है, उसका सांद्र HNO3 से करवाएं तो क्या होगा, सांद्र HNO3 से करवाते ही HNO3 तो NO2 और H2 में बदल जाएंगे और कार्बन को बदल देंगे कार्बोनिक एसिड में। इसमें कार्बोनिक जो कि H2CO3 होता है, कार्बोनिक अम्ल अस्थायी है तो टूट करके CO2 प्लस H2 बना देगा, तो CO2 यहाँ है और H2 ये हो गई। तो कार्बन किस में बदला, कार्बन डाइऑक्साइड में, आयोडीन किस में, आयोडिक एसिड में, सल्फर किस में, सल्फ्यूरिक एसिड में, फास्फोरस किस में, फास्फोरिक एसिड में। तो ये हो गया अधातुओं का ऑक्सीकरण। धातुओं का भी मैंने आपको बता दिया और अधातुओं का ऑक्सीकरण भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो है नाइट्रेट आयनों के परीक्षण के लिए भूरी वलय परीक्षण। भूरे रंग की एक वलय बनती है, वो क्या है वो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। नाइट्रिक एसिड जो बेसिक लेवल का, एनसीईआरटी लेवल का, वो मैंने आपको फिनिश करवा दिया है। इसमें से ही क्वेश्चन आपके आने हैं। होपफुली आपने बहुत एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से सीख रहे होंगे। एनसीईआरटी को साथ रखें और उसको लाइन टू लाइन फॉलो अप करते जाएं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।